वेलकम टू लोचन एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, 24 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स इन हिंदी जो मैं आप लेके आया हूँ आज। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 24 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें सारे चीज़ें मैंने कलेक्ट किया है जो कि आपको सहायता मिलेगी हॉल एग्जाम के लिए। इसलिए आप मेरे वीडियोज को पूरा देखें लास्ट तक, जो कि आपको समझ में आए। और जब तक बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में जाएंगे। तो पहला पॉइंट है COP27 ने 20 नवंबर को एक विशेषज्ञ नुकसान और क्षति को स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। पार्टियों के 27वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP27 के दौरान विशिष्ट नुकसान और क्षति कोष स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह कोष विकासशील देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा जो जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। COP27 ने कहा कि सभी पक्ष जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों की सहायता के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नुकसान और क्षति को स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि COP जो 27 है यहाँ पे पक्ष जलवायु के परिवर्तन के लिए, यहाँ पे संवेदनशील और विकासशील के लिए सहायता और नुकसान के लिए मतलब सहमत हो चुके हैं। ठीक है, COP27 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फंड विकासशील देशों को निरंतर ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े नुकसान और क्षति को टालने, कम करने और संबोधित करने के उनके प्रयासों में सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नुकसान और क्षति पर निर्णय में कहा गया है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए भविष्य में नुकसान और क्षति को सीमित करना आवश्यक होगा। इसमें यहाँ ये बात करा गया है कि नुकसान और जो क्षति हमारे को निर्णय में कहा गया है कि वैश्विक और तापमान जो वृद्धि 1.5 डिग्री जो सेल्सियस से नीचे रखने के लिए भविष्य में नुकसान और क्षति को सीमित करना आवश्यक होगा। ठीक है दोस्तों, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आता है वहां आप कमेंट करके हमें गलतियों को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक सकर्मककालीन समिति का गठन किया जाएगा जो तौर तरीकों, स्रोतों आदि को तय करेगी, जिन पर नवंबर-दिसंबर 2023 में COP28 में विचार किया जाएगा। ठीक है, मतलब नवंबर और दिसंबर 2023 में COP28 पर विचार करेंगे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है समिति में 23 सदस्य होंगे, 10 विकसित देशों के दलों से और 13 विकासशील देशों के दलों से। ठीक है, मतलब टोटल जो सदस्य होंगे वो 23 होंगे, 10 होंगे विकसित देशों के और 13 होंगे विकासशील देशों से। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समिति निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगी। पहला पॉइंट है फंड के लिए संस्थागत व्यवस्था, तौर तरीके, संरचना, शासन और संदर्भ की शर्तें स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नई वित्त पोषण व्यवस्था के तत्वों को परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वित्त पोषण के स्रोतों की पहचान करना और विस्तार करना है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था के साथ समन्वय और पूरकता सुनिश्चित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नुकसान और क्षति। इसमें आपका नुकसान और क्षति क्या हो सकता है इस पॉइंट में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता से परे मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रकृति और लोगों पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें अधिक लगातार और तीव्र चरम घटनाएं शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से होने वाली हानि और क्षति चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित है, लेकिन इसमें धीमी शुरुआत वाली मौसम की घटनाएं भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी घटनाएं हैं समुद्र के स्तर में वृद्धि, बढ़ता तापमान, समुद्र का अम्लीकरण, हिम नदी पीछे हटना और संबंधित प्रभाव, लवणीकरण, भूमि और वन क्षरण, जैव विविधता की हानि और मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इंटरनेशनल समाचार था, जो कि हम लोगों ने इसमें जाना कि इंटरनेशनल हमारे में क्या कार्य चल रहा है। और हम राष्ट्रीय अब में जानेंगे कि राष्ट्रीय आपका
न्यूज क्या है। तो दूसरा पॉइंट है 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 23 से 25 नवंबर तक हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। मतलब जो 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो है वो जो 23 से लेके 25 नवंबर तक हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम है जिसका आयोजन हाईटेक मादापुर हैदराबाद में किया जा रहा है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम है जिसका आयोजन हाईटेक मादापुर हैदराबाद में किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की लगभग 331 कंपनियां और अन्य देशों की 39 कंपनियां साथ ही दुनिया भर के 99 विशेषज्ञ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मतलब इस भारत के जो लगभग 331 कंपनियां हैं और जो दूसरे देश से 39 कंपनियां हैं वो हमारे ख्याल से भाग ले रहे हैं इस आयोजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शनी का उद्देश्य किसानों का प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और पोषण में नवीनतम विकास, सस्ती लागत पर पोल्ट्री उत्पादन में नई तकनीकों आदि के बारे में जानकारी रखने में मदद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंडे और ब्रायलर के उत्पादन में 8 से 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्तमान में भारत दुनिया में अंडे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है और हैदराबाद में पोल्ट्री और हैचरी की अधिकतम संख्या है। वर्ष 2021-2022 के दौरान भारत ने दुनिया में 320,240.46 मीट्रिक टन पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया था। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय समाचार था जो हम लोगों ने जाना। और आते हैं पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में जानते हैं। ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह की 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को पिछले महीने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। मतलब वहां से मंजूरी मिल गई है जहां 72,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजना के लिए निकाला गया है। तो पहला आपका पॉइंट है परियोजना अगले 30 वर्षों की अवधि में 3 चरणों में लागू की जाएगी। मतलब जो ये योजना है वो 3 चरणों में लागू होगा। ठीक है, इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTTT और एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सिटी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावित बंदरगाह को भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसके 2027-2028 तक चालू होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे में दोहरे सैन्य नागरिक कार्य होंगे। ठीक है दोस्तों, परियोजना के लिए द्वीप के दक्षिण पूर्व और दक्षिण तटों के साथ 166.1 वर्ग किलोमीटर की पहचान की गई है। डायवर्जन के लिए 130 वर्ग किलोमीटर वन स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर निकोबार कोलंबो से दक्षिण पश्चिमी में समान दूरी पर है। यह पोर्ट क्लेंग और सिंगापुर से दक्षिण पूर्व में समान दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर निकोबार ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावित ICTT इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों के लिए एक हब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावित विकास परियोजना से वृक्षों के आवरण और नुकसान होगा जो द्वीप पर वनस्पतियों और जीवों का प्रभावित करेगा और साथ ही क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों को भी प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप द्वीप पर मैंग्रोव का नुकसान होगा। परियोजना स्थल कैंपबेल बे और गलाथिया नेशनल पार्क के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के बाहर स्थित है। ठीक है, केंद्र के अनुसार विकास क्षेत्र द्वीप का केवल एक छोटा सा क्षेत्र है और विकास क्षेत्र का 15% हरित आवरण और खुले स्थान होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम फिर से पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे थे। ये नेक्स्ट पॉइंट भी पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों में पहली बार पापुआ न्यू गिनी में ब्लैक नेक्ड तीतर कबूतर देखा है। मतलब इनका कहना है जो 140 साल में वो पहली बार
मतलब न्यू गिनी में ब्लैक नेप्ड तीतर कबूतर देखा है, मतलब कबूतर उन्हें 140 साल में देखा है। पहला पॉइंट है ब्लैक नेप्ड तीतर कबूतर को आखिरी बार करीब 140 साल पहले देखा गया था, मतलब 140 साल पहले देखा गया था, और फिर इसे 1882 के बाद से नहीं देखा गया था। मतलब इनका कहना ये है कि 140 साल पहले देखा गया था, वो भी 1882 के बाद से नहीं देखा गया, मतलब 1882 से पहले इन्हें देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं गया था। ठीक है। सितंबर में एक टीम ने पापुआ न्यू गिनी एक छोटे से द्वीप के जंगल में पक्षी का फुटेज लिया। मतलब इस सितंबर जो महीने में इन लोगों ने उसी जो 140 साल पहले देखा गया था वही कबूतरों को इन्हें सितंबर मंथ में इनने देखा था और उन्हें वहाँ फोटोज लिया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है टीम के सदस्यों को पहले पक्षी का कोई पता नहीं चल पाया था। उन्होंने 2019 में फर्ग्यूसन द्वीप इसका एकमात्र निवास स्थान खोजा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में टीम द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलकेरन के पश्चिमी किनारे के गांव में पहुंची। नेक्स्ट पॉइंट है वे उन शिकारियों से मिले जिन्होंने तीतर कबूतर को सुना और देखा था। वो जो कबूतर का नाम है वो तीतर कबूतर है, जिनमें वो सुना भी था और उन्हें देखा भी था, उन शिकारियों से उन्हें मिले वो जाके। ठीक है। तीतर कबूतर ओटिड डी फैग्स नोबिलिस बड़े स्थलीय कबूतर की एक प्रजाति है, जो कि पहला है। उसके बाद हेडिंग है ब्लैक नेट तीतर कबूतर। पहला पॉइंट है इसका, यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है, यह एक बड़ा जमीन पर रहने वाला कबूतर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसकी एक चौड़ी और पार्श्व रूप से संकुचित पूंछ होती है। यह फर्ग्यूसन द्वीप के लिए एंडेमिक है। यह गिरे हुए फलों और बीजों को खाता है। मतलब जो ये कबूतर है ये जो गिरे हुए फल होते हैं या बीज होते हैं उसी को ये खाते हैं। देखिए बच्चों, आज हमने सारी देश दुनिया के बारे में हमने जानकारी दिया आप लोगों को, और आगे हम इसी के बेस पे क्वेश्चंस आपके लेके आया हूँ, जो कि आपका हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कर्मयोगी परम किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है। तो पहला आपका जो इसका उत्तर है सरकारी कर्मचारी के लिए ये किया गया पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया, तैयार किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी पराम मॉडल लॉन्च किया। जी उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 41,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मतलब इसमें साथ साथ इसमें की जा रही है जो ये कर्मचारी के लिए जो तैयारी ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है वो सिर्फ कर्मचारी के लिए किया गया, वो भी कौन से कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जो रोजगार मेले के तहत 41,000 अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो हैं वो 31,000 से अधिक जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको उनने नियुक्ति पत्र दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सगाई महोत्सव सोनगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने संगाई एथनिक पार्क में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 10 दिवसीय उत्सव 30 नवंबर तक पूरे उत्तर पूर्वी राज्य में 13 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो हमारे मंत्री हैं पर्यटन मंत्री जो जी किशन रेड्डी हैं वो इस दिवस को उद्घाटन किए हैं। ठीक है। 2022 को उद्घाटन किया और ये 10 दिवसीय उत्सव 30 नवंबर तक पूरे उत्तर पूर्वी राज्य में 13 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मतलब 30 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय स्वाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉजिक का मेजबान है। ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली है आपका इसका आंसर। जिसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव थीम पर किया गया है। IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। नेशनल मैरीटाइम
फाउंडेशन इस कार्यक्रम का ज्ञान भागीदार और मुख्य आयोजक है। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, किस भारतीय को 2022 में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सा भारतीय है, किस भारतीय को 2022 में यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी को यूनिईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को इस वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, किस एशियाई देश ने हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है? अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो कौन सा देश जो है वो आत्महत्या रोकथाम का है इसमें कोई योजना लॉन्च किया है, तो है वो भारत। कौन सा है? वो भारत देश है जिसमें ये सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। जान लेते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इस नीति में 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग है। मतलब जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनने ये चीज लॉन्च किया है कि हमारे सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी है जो इसमें 2030 तक 10% की कमी लाएंगे, जो हमारे सुसाइड जितने भी हमारे राज्य में हमारे देश में हो रहा है उस पर रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमें बता सकते हैं। आपके मोटिवेशन से, आपके कमेंट से ही, आपके एथिक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो कि आपके आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।